इस बंधन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करें। जो भी आपकी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन इशू है या स्टेट की तरफ से आपको कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब चीजों को हम नोट कर सकें और जहां तक कोशिश हो सके उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकें। उसी कारण वर्ष हमारे साथ हमारे हर एक डिपार्टमेंट के लोग यहां पे प्रेजेंट हैं, जो रिकॉर्ड से, जितने लोग अलग अलग रिकॉर्ड से हमारे को अफेक्ट करता है, पेंशन से रिलेटेड अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो भी हमारे साथ अवेलेबल हैं। बैंक्स के लोग हमारे साथ हैं, स्पर्श, मेडिकल फैसिलिटीज और सबसे ऊपर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास प्रेजेंस है, जिससे कि आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सके। जो भी चीज आज हम नोट करते हैं, हमारी कोशिश रहेगी उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करें और जो भी आपसे डिटेल्स मिली हैं कॉन्टैक्ट की, उस पे आपको फीडबैक दे सकें। तभी हम समझेंगे कि ये जो मीटिंग हुई है वो इतनी फ्रूटफुल रही कि जिसकी कोई भी तरह की परेशानी थी या कोई डाउट्स थे, उसको हम काफी हद तक क्लियर कर सके। कुछ चीजें हमारे खुद के विद इन दी आर्मी का रिक्वायरमेंट्स होगा, बट मोस्टली क्योंकि गोवा स्टेट में आप सब लोग आज सेटल्ड हैं, तो कई चीजें रिलेटेड टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होंगी, जिसके लिए हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी औहदेदारों से रिक्वेस्ट करेंगे और कोशिश करके उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। हमें ज्यादा समय ना लेते हुए आज की आगे की कार्रवाई कंटिन्यू करवाता हूं और सबको ये पक्का वादा दिलवाते हैं कि आप इस तरह की रैली के लिए वेट की जरूरत नहीं है। जब भी हमें मौका मिले, आपके पास हमारे व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, हर तालुका के हमने एक पर्सन नियुक्त किया हुआ है, उसके थ्रू भी आप हमारे पास पहुंच सकते हैं और हम उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट्स। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू भी आप तक पहुंचने का प्रयास शुरू हो चुका है। पिछले 1.5 साल 2 साल से हर चीज रुकी हुई थी। अब हर महीने में एक एक तालुका करके 12 तालुका में उनके साथ हमारी टीम्स भी पहुंचेंगी, सो दैट ये कॉन्टैक्ट बना रहे। और जो हमारे वेटरन्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस देश के लिए समर्पित की है, इस समय में हम लोग भी उनको उस तरह का इंपॉर्टेंस, ऑनर दे सके। थैंक यू। अब मैं मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति कुमारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साउथ गोवा से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और हमारे बीच में उपस्थित वीर नारी का सम्मान करें।
श्रीमती नेहा एन माइकर, वाइफ ऑफ स्वर्गीय लेफ्टिनेंट नरेंद्र आत्माराम माइकर। श्रीमती नेहा एन माइकर, वाइफ ऑफ स्वर्गीय लेफ्टिनेंट नरेंद्र आत्माराम माइकर, जो कि 11 सिख रेजिमेंट के थे, उन्होंने ऑफ राइनो में उल्फा के अगेंस्ट ऑपरेशन में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अब मैं आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति कुमारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साउथ गोवा से अनुरोध करता हूं कि वे यहाँ आए और आज की इस एक सर्विसमैन रैली के बारे में 2 शब्द कहें। धन्यवाद। ब्रिगेडियर एएस साहनी, स्टेशन कमांडर एंड कमांडेंट 2 सिग्नल, मोस्ट सीनियर वेटरन whom we have here today। आप सभी लोगों का मैं इस बहुत इम्पोर्टेंट दिन पर स्वागत करना चाहती हूँ और मैं अपनी तरफ से ये ग्रैटिट्यूड भी देना चाहती हूँ ब्रिगेडियर एएस साहनी को, कि उन्होंने मुझे इस इम्पोर्टेंट दिन पर यहाँ इनवाइट किया और चीफ गेस्ट बनने का मौका दिया। जैसा कि मुझे बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों से कोविड की वजह से ये जो प्रोग्राम है इंटरेक्शन का एक्स सर्विसमैन के साथ, जिसमें कि बहुत कुछ शेयर भी होता है और एक तरीके से ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है, जो भी परेशानी एक्स सर्विसमैन को या तो आर्मी की तरफ से या स्टेट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रही है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करके उसको प्रॉपर फॉलो अप करके उसे एक प्रॉपर कंक्लूजन तक लाया जाता है। तो ये सिस्टम जो है वो पिछले 3 साल से नहीं हो पाया है और आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। तो जितना भी पेंडिंग ग्रीवेंसेस हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये आप एक तो आर्मी के लिए जो भी आपकी ग्रीवेंसेस है वो तो आप बिल्कुल यहाँ पर बताएंगे। फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइड मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी ग्रीवेंसेस या तो लैंड के हो सकते हैं या घर का हो सकता है, इट कैन बी एनी डिफरेंट इशू रिलेटेड टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप भी इसको नॉलेज में लाएं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रिगेडियर एएस साहनी से कि इसको डॉक्यूमेंट करके 2 डिस्ट्रिक्ट है गोवा में, नॉर्थ और साउथ दोनों में, ये आप भेजें ताकि हम इस पर कार्रवाई कर सकें। मैं साउथ गोवा से हूँ तो मैं साउथ के लिए तो बिल्कुल कह सकती हूँ कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और नॉर्थ के लिए भी यही प्रोसेस होगा। सो आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई, आपके पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत बधाई। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं एक ऑफर भी करना चाहूंगी। हमारे पास एक डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर फोर्स होता है और एक्स सर्विसमैन अगर आप केपेबल हैं, आई नो आप ऑलरेडी ट्रेन हैं, और हमारे लिए एक कम्युनिटी जहाँ पर कि आप रहते हैं वहाँ पर आप बहुत रिसोर्सफुल साबित हो सकते हैं। तो अगर आप वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं या तो आप अपना नाम यहाँ दे दीजिए या आपकी जो रेगुलर डिप्टी कलेक्टर्स हैं तालुका में उनके पास भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई और मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब मैं मेजर वेणुगोपाल नायर, रिटायर्ड सेक्रेटरी ऑफ सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट गोवा स्टेट को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए एवं आज की इस एक सर्विसमैन रैली के बारे में 2 शब्द कहें।
से पहले जो डिग्नेटरीज आके यहाँ पर ये बताया कि करीब 2-3 साल के बाद हमको ये मौका मिला है कि आप लोगों को सब एक छत के नीचे इकट्ठा करें और एक इंटरेक्शन आप लोगों के साथ करें। स्टेशन कमांडर श्रीमती ज्योति कुमार IAS, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ गोवा जवल कारवार, commanding officers of various regiments, serving officers, veterans, वीर नारी और सर्विंग पर्सनल। आर्म फोर्सेस के अंदर 16 से 19 साल के बीच में सभी भर्ती होते हैं। उस टाइम पर जो है अपना टीन एज काफी रहता है, दुनियादारी का कुछ ज्यादा समझ कम है। 15 से लेकर 20 साल या 25 साल सर्विस करने के बाद जब आप वापस आते हैं सिविल सोसाइटी के अंदर, उस टाइम पर करीब एक झटका सा लगता है। जो सारी चीजें अलग रहता है, जो चीजें आपने सर्विस के अंदर सीखा है, किया है, उस माहौल में आप सर्विस किए हैं, वहां के कल्चर्स, वहां का ट्रेडिशन, उसका पालन किया। जब बाहर आने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपके जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो लैंड प्रॉब्लम्स हैं, बाकी के कई प्रॉब्लम्स हैं, आप उसमें थोड़ा बहुत उलझ जाते। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपका आमदनी करीब करीब आधा हो जाता है, यानी कि आपका पेंशन, और आपकी लायबिलिटी जो है थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे, घर बनाना पड़ता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो है वो अपना अलग से अपना न्यूक्लियर फैमिली बसाना चाहता है। इसके अलावा 35 से लेकर 37 साल की उम्र में करीब 90% सर्विसमैन रिटायर होता है। एक रीएम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ता है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। वो रीएम्प्लॉयमेंट दिक्कत होती है, क्वालिफिकेशन कम होता है, जैसे सिविल में मांगते हैं। कई इक्वेशन ऑफ ट्रेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है, उसके बावजूद कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं या कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं सिविल के अंदर जिसके अंदर आपका क्वालिफिकेशन नहीं बनता है। मैं जब सर्विस में था तो इन सब का कोई ज्ञान नहीं था। हम सैनिक सम्मेलन, चाहे वो कंपनी लेवल पर हो, चाहे बटालियन लेवल पर हो, चाहे सेंटर लेवल पर हो, इस चीज को बहुत कम बताते थे कि आपको रीसेटलमेंट कोर्स करना है। रीसेटलमेंट कोर्स से आपको सिविल एम्प्लॉयमेंट में जो है एलिजिबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये हर रेजिमेंटल सेंटर को अभी कई सालों से ये बताया गया है कि सैनिक सम्मेलन में इस टाइप का कोर्स की जानकारी दिया जाए, जो डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, आर्मी प्लेसमेंट सेल और बाकी 2 सर्विस, नेवी, एयरफोर्स, वो चलाते रहते हैं, जिससे कि आपको रीएम्प्लॉयमेंट सुविधा जो है आसानी से मिल जाए। जहां तक कि सैनिक वेलफेयर का ताल्लुक है, आप सबको ज्ञात होगा कि हर लेवल पर, हर स्टेट के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर होता है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रहता है। इसके अलावा हर जिले के अंदर एक जिला सैनिक बोर्ड होता है। गोवा एक छोटी सी जगह है, एक जिले के करीब ही है आबादी और एरिया के मुताबिक, तो यहां पर एक ही डिपार्टमेंट है जो साउथ और नॉर्थ गोवा के वेलफेयर एक्टिविटी को संभालते हैं। कई प्रॉब्लम है, आपको जो मेन मुद्दा है जो आपको फेस करते हैं वो जो है सर्टन वेलफेयर एक्टिविटीज, ये हर लेवल पर अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सर्विसेज एक वेटरन सेल इसको एस्टैब्लिश किया है। ये राइट अप टू फ्रॉम इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स से नीचे कमांड लेवल पर, एरिया लेवल पर, स्टेशन लेवल पर ये फंक्शनल है, जिसके अंदर ऑफिसर्स और बाकी जो अदर रैंक्स हैं ये आपके
मदद के लिए ये एस्टैब्लिश किया गया। इसके थ्रू आप ECHS, CSD जो आपको प्रॉब्लम होता है, कैंटीन फैसिलिटीज और बाकी कई मुद्दे हैं जिसका आप ग्रीवियंसेस इन सेल्स के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं। जहां तक राज्य सैनिक बोर्ड या डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है वेटरन्स और वीर नारी, उसी पर्टिकुलर स्टेट का वेलफेयर, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, इन चीजों का ख्याल रखती है, जिसके अंदर कई फैसिलिटीज दिए जाते हैं। हमारा स्टॉल यहां पर लगा हुआ है, जब आप जाएंगे स्टॉल के अंदर तो आपको कई चीजों को अवगत किया जाएगा। मोस्ट ऑफ गोवा के जो वेटरन्स हैं इन सबको जानते हैं, वेबसाइट्स हैं और आउटरीच प्रोग्राम हम हर महीना करते हैं। तालुका में जाके उनके घर जाके गवर्नमेंट एक्ट डोर स्टेप, इसके थ्रू आपको सारी जानकारी दिया जाता है। फिर भी कुछ मेन जो चीजें हैं जो सबके फायदे के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा दोहराना चाहता हूँ, ज्यादा इलोबरेट नहीं करूंगा, बट मेन मुद्दे जो है आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूंगा। ऑफिसर से लेके जवान, जेसीओ, इन सब के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज जो है इसका प्रावधान किया गया है। जैसे मार्टर्स, जो हमारे जवान जो शहीद हो जाते हैं, बैटल कैजुअल्टी या फिजिकल कैजुअल्टी, उनके लिए गोवा सरकार अब ये अंडर रिविजन है, लेकिन एट प्रेजेंट 20 लाख रुपीज एज एक्सग्रेशन, जॉब टू द एलिजिबल डिपेंडेंट और फ्री एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन लेवल अप टू 2 चिल्ड्रन, ये जो है प्रावधान किया गया है। गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश अवार्ड विनर्स, इनको कैश ग्रांट दिया जाता है और एन्युटी हर साल एक अमाउंट एन्युटी के तौर पर दिया जाता है। इसके अलावा जो आप घर बनाते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन है, आपके डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस का एग्जम्पशन है, आपके घर को टैक्स नहीं देना पड़ता, हाउस टैक्स इज एग्जम्प्टेड across all ranks without any income limit। इसके अलावा जो हमारे जो विडोज हैं, वॉर विडोज पर्टिकुलरली, उनको एक कार्ड दिया जाता है जिसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं। ये ग्रीन कार्ड से उनको हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर प्रायोरिटी ट्रीटमेंट मिलता है। पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में फीस माफ रहता है। विडोज और जो डिसेबल्ड वेटरन्स हैं, इनके लिए कदम्बा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के थ्रू विद इन द स्टेट फ्री ट्रैवल कंसेशन दिया जाता है। उसके लिए भी हम येलो कार्ड इशू करते हैं। तो ये जो मेन जो है ये डायरेक्ट सरकार की तरफ से, हमारे पास अभी वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन, अभी एक ही वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन की विडो जो है इस वक्त जीवित है, तो सरकार उनको 8,000 रुपया पर मंथ का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल फंड है। ये स्पेशल फंड जो है, ये फ्लैग डे कॉन्ट्रीब्यूशन जो आता है, वो फ्लैग डे कॉन्ट्रीब्यूशन से हम एक कॉर्पस बनाया हुआ है और इस कॉर्पस का जो इंटरेस्ट मिलता है उससे हम कई फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम चलाते हैं। ऑनरेबल गवर्नर इस फंड का चेयरपर्सन है और हर साल इसका एक मीटिंग होता है और स्कीम्स को रिवाइज भी किया जाता है। इसके अंदर स्कॉलरशिप्स, स्पेशल स्कॉलरशिप्स और जो हमारे वेटरन है उनको जो है थोड़ा एक इंसेंटिव दिया जाता है कि ज्यादा समय तक जिए, 60 साल, 75 साल, 90 ईयर्स, उनको एक वन टाइम ग्रांट दिया जाता है। हाउस रिपेयर ग्रांट, डॉटर्स मैरिज ग्रांट, विडोज के डॉटर्स को 50,000 और एक्स सर्विसमैन के डॉटर्स को 30,000 ये ग्रांट दिया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय सैनिक बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वहां से कई स्कीम्स है, वो डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ता है। इसकी जानकारी स्टॉल में दे जाएगा ताकि आप डायरेक्टली वहां पर, जैसे पेनोरी ग्रांट हुआ, सीरियस डिसीजेस, क्योंकि हर एक वेटरन जो है वो ECHS मेंबर नहीं होता। 2004 से कंपल्सरी हुआ है, लेकिन उससे पहले कई वेटरन्स और विडोज हैं जिन्होंने ECHS का मेंबरशिप जो है वो रजिस्टर नहीं किया। सो उनके लिए खासतौर पर, और नॉन पेंशनर्स के लिए अभी 1 साल पहले वो ECHS का मेंबर का एक नोटिफिकेशन निकला है जिसके अंदर इनपेशेंट ट्रीटमेंट जो है आपको फ्री दिया गया है। फिर भी जो सीरियस डिसीजेस होते हैं, जैसा कैंसर हुआ, हार्ट एलिमेंट्स हुआ, किडनी का हुआ,
इसके लिए भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड रियम्बर्समेंट का प्रावधान किया। ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो राज्य सैनिक बोर्ड बाद में उसको अप्रूव किया करते हैं। पेंशन इश्यूज, अब पेंशन इशू ये अभी खास तौर पर ये 2-3 मेन इश्यूज जो होता है इधर गोवा के अंदर पर्टिकुलर, जो बाकी स्टेट में नहीं होता, कि यहां पर जब आप मैरिज करते हैं, जब आप शादी करते हैं, तो आपका वाइफ का नाम कुछ और होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरा नाम से दीपक है तो मेरे वाइफ का नाम चलो सुनीता है, तो शादी के बाद नाम चेंज कर देते हैं एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। ये गोवा में ज्यादा देखा गया। तो शादी के बाद दीपक की जो पत्नी है उसका नाम दीपाली हो जाता है, या सुनील की जो है वो सुनीता हो जाता है। समथिंग कॉमन ये होता है गोवा में। अब क्या होता है कि आगे जाके ये फैमिली पेंशन का प्रॉब्लम करता है, क्योंकि जॉइंट नोटिफिकेशन नहीं करते, पब्लिक अफेयर्स रिपोर्ट नहीं करते, एंडोर्समेंट जो पेंशन का एंडोर्समेंट है उसमें नहीं। तो सर्विस पेंशन के गुजर जाने के बाद फैमिली पेंशन को प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फैमिली पेंशन नहीं मिलता है। चेंज ऑफ नेम, अब चेंज ऑफ नेम पहले जो है ये प्रॉब्लम होता था कि गजट पब्लिश करो, 2 न्यूज़पेपर में डालो, एफिडेविट प्रोड्यूस करो, सर्विस सर्टिफिकेट का कॉपी लगाओ, ये फिर रिकॉर्ड ऑफिस में जाता है, रिकॉर्ड ऑफिस में 3-4 महीना बैठा रहेगा उसके ऊपर, उसके बाद पीसीडीए जाएगा, पीसीडीए भी 3-4 महीना बैठा रहेगा इसके ऊपर। अब मिनिमम जो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है टाइम फ्रेम 6 to 8 months। 6 to 8 months में आप कैसे जियोगे बगैर पेंशन का? तो यहां पर जो भी है, जो पुराने पेंशनर्स, ये इस बात पर नोट कर रहे हैं कि आप एंडोर्समेंट ऑफ फैमिली पेंशन तुरंत ही कर लीजिए, प्लस जो आपका एनओके है उसका एज का एंडोर्समेंट भी करा दीजिए, क्योंकि 80 years ऑनवर्ड्स पेंशन में इंक्रीमेंट मिलता है 20%, 25%, 30%, और जब 100 साल के हो जाओगे 100%। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा जो पुराने पेंशनर्स है वो ट्रेजरी पेंशन ड्रॉ करते हैं डीपीडीओ से। अब ट्रेजरी पेंशन से उन्होंने शिफ्ट नहीं किया अपना बैंक पेंशन। कई लोगों को यह प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको रिवीजन जो हुआ था 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, ये उनको फायदा नहीं मिला, क्योंकि ट्रेजरी बोलता है कि हमको नोटिफिकेशन नहीं आया। 10-12 पेंशनर है हमारे पास, हमने 3-4 बार उनको चिट्ठी लिख के ये बताया कि आप शिफ्ट करिए। अभी तक 1 या 2 ने किया है, और बाकी आप यहां पर हैं जो, या आपके साथी हैं जो आपके एरिया में, उनको इस चीज को बताया, ये बहुत जरूरी है। 2016 के बाद जो पेंशनर रिटायर हुए, जो सर्विसमैन रिटायर हुए, उनका पेंशन जाता है स्पर्श के अंदर। अब स्पर्श एक सॉफ्टवेयर बनाया है मोदी ने, पीसीडी इलाहाबाद ने, जिसके अंदर आपका जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो पीसीडी रहता है, और पीडीए जो हम लोग पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी बोलते हैं वो आपका बैंक से रहता है। पहले ये सीपीपीसी करके आपने सुना होगा, आपको पीपीओ नहीं मिलता था। आप बोलते हैं बैंक को मेरे को पीपीओ चाहिए, मुझे मालूम नहीं है मेरे पेंशन कितना है। वो बोलते हैं कि हम सीपीपीसी को लिखेंगे, क्योंकि सारा का सारा पीपीओ सीपीपीसी के पास है। हर बैंक का सीपीपीसी होता है, सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर। उस चीज को धीरे धीरे अभी निकाले, और डायरेक्टली पीसीडी में स्पर्श सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पेंशन डिस्बर्स कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो हर नवंबर में सबमिट करते हैं, आप फिजिकल फॉर्म में करते हैं, लेकिन जो स्पर्श पर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया स्पर्श, क्योंकि वो डायरेक्टली स्पर्श में अपलोड करना है। 4.5 लाख पेंशनर का पेंशन रुक गया अप्रैल के महीने, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। वी हैव रिक्वेस्टेड द स्पर्श टीम जो आपकी मदद करेंगे, वो आपके हमारे स्टॉल में है। तो इस प्रोग्राम के बाद जिस किसी को भी स्पर्श में प्रॉब्लम है, अगर आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया, आप यहीं पर तुरंत करवा सकते हैं। प्री 2016 के जो पेंशनर है वो धीरे धीरे उनको माइग्रेट करेंगे अगले कई सालों में, जब तक ये 2016 का प्रोसेस खत्म नहीं होता। तो ये पेंशन का जो है, आप ये 3 मुद्दे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गांव में जो रहते हैं, अब विडो को ये नहीं मालूम कि उसको पेंशन मिलता है कि जनरली क्या होता है कि हम लोग वेटरन्स हैं, वो हम अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं करते हैं कुछ भी।
हम अपने आमदनी जो है वो सीक्रेट रखते हैं, कभी नहीं बताते कि मेरा इनकम कितना है, मुझे कितना पेंशन मिलता है, मेरा एसेट्स क्या है, हम कुछ नहीं बोलते। और अचानक जब हम लौट जाते हैं, फैमिली को प्रॉब्लम होता है, उसको ये नहीं मालूम कि मुझे पेंशन लागू है कि नहीं। फिर वो जो चक्कर काटना शुरू करती है, कोई बोलता है कि नहीं आपको पेंशन मिलना चाहिए। तब जाके मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, 20 साल 25 साल 30 साल मेरे स्टाफ बैंक में बैठ के एक 2 महीना पेंशन सॉर्ट आउट किया है, और एरियर्स के तौर पर सबसे ज्यादा 48 लाख एक विडो को मिला है। 1971 से उसका पेंशन रेगुलराइज नहीं हुआ। तो जो भी वेटरन यहां बैठे हैं वो अपनी वाइफ के साथ शेयर करें और एक कागज में लिख के रखें, वाइफ को पकड़ा हो कि मुझे पेंशन ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, मेरा बैंक ये है। मेरे गुजरने के बाद आप सीधा उस बैंक में जाइए या सैनिक वेलफेयर में जाइए जो आपको मदद करेगा पेंशन मिलने के लिए। तो ये जरा ध्यान रखिए। 2 स्कीम्स अभी आए हैं, वो है बैटल कैजुअलिटीज, किसी टाइप का बैटल कैजुअलिटीज इररेस्पेक्टिव ऑफ विच ऑपरेशंस। ये 1990 के बाद जो ऑपरेशंस हुए हैं उसके अंदर जो बैटल कैजुअलिटीज है उनको श्री सिमेंट एज पार्ट ऑफ देयर सिटीजन CSR एक्टिविटी, सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अप टू 4000 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए मदद कर रहे हैं, वो सीमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर अप टू 4000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट के अंदर अगर आप घर बनाएंगे तो श्री सीमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीमेंट आपको प्रोवाइड करें। ये एक स्कीम आया है अभी। सेकेंड स्कीम, अभी कई सर्विसमैन जब रिटायर होते हैं वो 12th पास होते हैं, मोस्टली 12th पास होते हैं, इंटरमीडिएट या 12th पास। 15 साल के सर्विस के बाद एक प्रोविजन है CCS रूल्स, जिसके अंदर 15 years सर्विस प्लस इफ इज 12th क्लास पास 10+2 उसको ग्रेजुएशन ट्रीट किया जाता है एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न्ड। गोवा स्टेट हैज गॉट दिस स्पेशल प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये भी है। सेकेंडली एज का भी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरियस लेवल हमने ये प्रावधान गोवा स्टेट में किया है। लेकिन बाकी जो स्टेट है वहां पर कुछ स्टेट में ये प्रोविजन नहीं है। इसके लिए आंध्रा यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है जिसके अंदर BA in HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसका जो एक आपको डिग्री दिया जाए। तो इसके लिए एक टेस्ट है, एक वाइवा वॉइस एग्जाम्स है, ये है। और सेक्रेटरी सैनिक वेलफेयर एज अ चेयरपर्सन और इस बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट में। तो जो वेटरन्स जो 2010 के बाद रिटायर हुए, जो इंटरमीडिएट है, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपको डिग्री दिया जाएगा बाय आंध्रा यूनिवर्सिटी। बाकी जो है कई जो आपके प्लॉट संबंधी जो है आपको एक सर्विसमैन इन गोवा स्टेट उनको जो है 3% रिजर्वेशन राशन की दुकान फैक्ट राइस शॉप उसके लिए दिया है। कोई अवेल नहीं करता है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। गोवा हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट्स है उसमें 2% रिजर्वेशन है। कम्युनिटी लैंड के अंदर उनको एक प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन अंडर कोड ऑफ कम्युनिटी, जिसमें विदाउट ऑप्शन आप लैंड ले सकते हैं घर बनाने के लिए। तो ये सब मेन मुद्दे हैं। इसके अलावा बहुत स्कीम्स हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, काफी फायदा उठा रहे हैं कई स्कीम्स का। मेरे पास ज्यादा ग्रीवेंसेस इन टर्म्स ऑफ ऐसे स्कीम्स के आते नहीं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बताया कि लैंड रिलेटेड इश्यू, अब कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि लैंडर्स एक सर्विस में वो बोलते हैं हमको लैंड। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में खजान लैंड्स होते हैं, ये है, वो सरकार अलॉट करता है। गोवा के अंदर ये प्रोविजन नहीं, तो वहां पर थोड़ा दिक्कत आती है। तो आप कम्युनिटी लैंड इसका या हाउसिंग बोर्ड के थ्रू उसमें आपको कंसेशनल रेट में आपको जो है प्लॉट्स या फ्लैट्स मिल जाते हैं। तो मुझे इतना ही कहना है, क्योंकि ज्यादा अगर मैं बात करता रहूंगा तो कई घंटे बात कर सकता हूं, आप लोग जानते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे, इसके ऊपर आप जरा अटेंशन दें
और आगे की जिंदगी को आपको आसानी होगा हर चीज। इसी के साथ में हमारे कुछ एनजीओस जो हमारा साथ देते हैं, खासतौर पर रोटरी क्लब परवरी, रोटरी क्लब पंजिम, रोटरी क्लब पंजिम रिवेरा, ये ऐसे हमारे कुछ, और इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जिसका श्री अनंत जोशी वो भी मौजूद हैं, ये हमको जो है बहुत मदद करते हैं आपका वेलफेयर के लिए। यहाँ तक जो नॉन पेंशनर्स हैं जिनको दिक्कत होती है डे टू डे लाइफ, हम लोग इन एनजीओ के थ्रू राशन, फ्रेश, ये सब सप्लाई कराते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है स्टेशनरी, बुक्स, सब इनमें मदद करते हैं। तो इस फॉरम में खड़े होकर मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आगे भी वो हमारे वेटरन का मदद करते रहे। लास्ट में वेटरन होम कुछ वजह से हमारा कंस्ट्रक्शन रुक गया है, क्योंकि पंचायत को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ हाईकोर्ट ऑर्डर आ गया है और ये ऑन शेड्यूल थोड़ा आगे बढ़ गया है। वेटरन होम बनते ही जिस माँ बाप को बच्चे घर से बाहर निकाल लेते हैं, बहुत केसेस है, उनको हम वेटरन होम में अकोमोडेशन देंगे और उनका आजीवन काल विद डिग्निटी उनको वहां रहने का सुविधा प्रदान करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट फ्रॉम द वेटरन्स और द विडोज। सो ये वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 1 साल में हमारा वेटरन होम तैयार हो जाएगा। सैनिक रेस्ट हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। बाय सितंबर हमारा जो है उसका इज एक्सपेक्टेड टू बी हैंडेड ओवर। तो ये 2 प्रोजेक्ट, before I commit this office in another 1 year, I will make sure that these 2 projects are up and running. बाकी मैं ब्रिगेडियर साहनी स्टेशन कमांडर उनसे उनका आभार प्रकट करता हूँ। ECHS सेल, वेटरन सेल, यहाँ के अधिकारी सबका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने तरफ से कई इनिशिएटिव लिए हैं कि वेटरन का मदद के लिए और उनका जो है आगे की जिंदगी आसान बनाने के लिए। तो मैं अपना थोड़ा बहुत जो है वो आपको जो जानकारी देना था तो यहीं पे रोकता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद मेजर जनरल वेणुगोपाल नायर साहब, तो आज आपने इतनी कीमती बातें इस रैली के बारे में बताई। अब मैं कर्नल पंकज नारायण SO ECHS से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आए और आज की इस एक सर्विसमैन रैली के बारे में 2 शब्द कहें। ज्योति कुमार और सारे एक्स सर्विसमैन जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ मुद्दों को आपको बताने के लिए आया हूँ। ज्यादातर मेजर नायर ने कवर कर दिया। सबसे पहले ECHS, आप लोग सबको पता है लेकिन फिर भी मैं दोबारा ये चीज बताना चाहता हूँ। ECHS के कार्ड्स हैं, पहले 32 kbps के थे, अब वो 64 के हो गए। सभी जिन्होंने 64 में कन्वर्ट नहीं किया है, कृपया नए कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। काउंटर बाहर लगा है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसमें तो हम बैठे हैं यहाँ पे। ECHS सेल में भी आ सकते हैं और कहीं से भी आप करा सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी। दूसरी चीज मेजर नायर ने कवर किया, वो पेंशन रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाह रहा था। एक फैमिली पेंशन जो इन्होंने बताया है, और हम लोग अपनी फैमिली को, फैमिली मतलब चाहे वो बच्चे हों या आपकी वाइफ हो, उनके राइट्स या उनको क्या मिलने वाला है उसके बारे में कभी नहीं बताते। और अगर बताते भी हैं तो उनको ये
उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता जब तक कि आप हैं साथ में। उनको लगता है ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, सब संभाल लेंगे, हमें जानने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है आपके बाद, तब उनको यह एहसास होना शुरू होता है कि शायद उस समय जब लोग मुझे बता रहे थे कहीं पे नोट करके रखते या ध्यान देते। आप लोग कृपया ये इंश्योर करें अभी कि उनको सारे डिटेल्स लिख के दें और एक कोई पर्टिकुलर जगह पर रखें। आपके जाने के बाद उनको कुछ पता नहीं होता कि उनको क्या मिलना है, कैसे मिलना है, कहां से मिलना है, किसको कांटेक्ट करना है। ये जानकारी उनके लिए बहुत जरूरी है। कितना मिलना है ये सब पहले से ही लेट डाउन है, सारे रूल्स हैं। आप चाहें तो हम आपको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आपको आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कितना मिलेगा। ये ऐसा नहीं है, ये आप ये मत समझिए कि मैं जा रहा हूं, वो वाली फीलिंग नहीं है कि मैं जाने वाला हूं, लेकिन मैं अगर गया तो ये एक सिचुएशन को हम पहले से ही समझ के और उसकी तैयारी करें। और ऐसा नहीं है एक दिन हम सब ने जाना, चाहे वो जल्दी है या लेट है। इसकी तैयारी हम पहले ही कर लें तो हमारे लिए, आगे वालों के लिए ज्यादा अच्छा है। हमारे लिए तो चल रहा है, हमें पेंशन मिल रही है, सब चल रहा है, आगे परिवार के लिए अच्छा है। दूसरी चीज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है 80 से ऊपर, आपका पेंशन बढ़ता है। कितना बढ़ता है आपका? अभी अगर पेंशन कुछ है तो 80 साल के बाद, जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो आपका पेंशन कितना होना चाहिए? जब आप 90 के हो जाएंगे या 85 के हो जाएंगे तब कितना होना चाहिए? आपके जब 100 साल के हो जाएंगे तब कितना होना चाहिए? आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो हम आपको कैलकुलेट करके दे सकते हैं, आपको थोड़ा समय हमारे साथ बिताना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग 80 साल होने के बाद भी पुराने पेंशन पे ही चलते रहते हैं, जबकि उसको अभी कम से कम 20% बढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 20%। तीसरी चीज, स्पर्श। स्पर्श, जैसा कि मेजर नायर ने बताया, एक नया सिस्टम है। ये सॉफ्टवेयर है जो कि आपको, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। अभी क्या हुआ है, अभी तक बैंक हमारा पेंशन देख रहा था, स्पर्श वालों ने बैंक से सारा डेटा ले लिया और अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड किया। कई लोगों के डेटा सही अपलोड नहीं हुए, जैसे कि आपके एनओके, उनका नाम सही नहीं है। अब एनओके में चाहे आपके डिपेंडेंट बच्चे हैं या आपकी वाइफ है, ये सब चीज आपने अभी चेक करना है। खासतौर पे जो 2016 के बाद वाले इफेक्टेड है, धीरे धीरे सब लोग उसी में आ जाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले अपना डेटा चेक वेरीफाई करो। सब क्या होता है, जैसे ही आपका अकाउंट बैंक से स्पर्श पे शिफ्ट होता है, आपके मोबाइल पे एक यूजर नेम और पासवर्ड आता है, उससे आपको लॉग इन करना होता है। लेकिन कई लोग अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो बदल चुके हैं। उन्होंने जो नया मोबाइल लिया है या मोबाइल नंबर लिया है वो अपने बैंक को बताया नहीं है, बैंक ने पुराना नंबर दे दिया, अपलोड कर दिया। अभी आपको एसएमएस आएगा नहीं, आपको
दूसरा भी तरीका है कि आप कैसे जानकारी करें कि आपका स्पर्श में शिफ्ट हुआ कि नहीं। आप 2016 के बाद वाले रिटायरी हो, लेकिन चूंकि आपने नंबर अपडेट नहीं किया है तो आपका डेट आपको पता नहीं है कि शिफ्ट हुआ कि नहीं। कैसे करना है चेक कि मेरा हो गया स्पर्श में शिफ्ट। दूसरी चीज, स्पर्श में डेटा कैसे मैं वेरीफाई करूं और अगर गलती है तो उसको कैसे मैं करेक्ट करूं। तीसरा चीज, जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट है वो मैं कैसे अपलोड करूं, क्योंकि अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पे अपलोड नहीं किया आपका पेंशन बंद हो जाएगा। वो कैसे करूं, ये सब चीजें मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि आपने कैसे वेरीफाई करना है कि आपका स्पर्श में शिफ्ट हुआ या नहीं। एक दूसरा, स्पर्श का यूजर नेम, आप सभी को अपना पीपीओ का नंबर पता है। पीपीओ का नंबर, उसके आगे अगर आपको सर्विस पेंशन मिल रहा है तो 01 ऐड करें। पीपीओ नंबर 01 फॉलोड बाय 01, ये आपका यूजर नेम। अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रहा है, पीपीओ नंबर फॉलोड बाय 03, ये आपका यूजर नेम। उसके बाद साथ में आपका पासवर्ड आता है जो आप अपने हिसाब से बाद में बदल सकते हो, जो आपको याद रहे। वो पासवर्ड डाल के आप अपना स्पर्श अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा। एक में अगर आपको पता नहीं है माइग्रेट हुआ कि नहीं तो कैसे वेरीफाई करोगे, और दूसरे में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपने कैसे अपलोड करना। ये दो चीज आपको दिखा रहा हूं। एक और वीडियो है, आप चाहें तो मैं लिंक वगैरह सब आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जिसमें यह बताया गया है कि आप अपना डेटा कैसे वेरीफाई करें, चेक करें, और अगर उसमें गलतियां हैं तो उसको कैसे करेक्ट करें। अभी जो लोग रिटायर हो रहे हैं या होने वाले हैं वो सभी डायरेक्टली स्पर्श पे जा रहे हैं। उनका बैंक पहले जो सिस्टम था वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो सीधा स्पर्श में जा रहे हैं। वो अपना डेटा सारा स्पर्श से ही चेक करें। वहीं पे सेम प्रोसीजर सेम है, वेरीफाई करो सारा डेटा सही है, कुछ चेंजेस है तो चेंजेस करो और फिर डीएलसी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करो। तो दो वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूं। कि जिन लोगों के पास अभी तक स्पर्श की जो यूजर आईडी और पासवर्ड का मैसेज नहीं आया है तो वो भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। उसके लिए केवल जो है स्पर्श का पीपीओ नंबर और बाकी अपना बैंक डिटेल मालूम होना चाहिए। तो उसका तरीका है कि ये जो पीसीडीए पेंशन की जो वेबसाइट है जो मैं भी दिखा रहा हूँ, pcdapension.nic.in, इस पर जाकर जो एक माइग्रेशन स्टेटस है कि आपका माइग्रेशन हुआ है स्पर्श में नहीं, वो ये माइग्रेशन के माध्यम से इसको चेक किया जा सकता है। ये मैंने पहले भी एक बार करके दिखाया था। तो इसके अंदर जो ये स्क्रीन में दिखा रहा हूं, नो योर स्पर्श पीपीओ आइडेंटिफिकेशन स्टेटस, जो कि 20 अप्रैल तक हो चुका है। इसमें पहला जो है वो टैब है, उसमें अपना सेलेक्ट करना है कि आप ईपीपीओ के माध्यम से जानना चाहते हैं, आईसी नंबर या आरबी नंबर या बैंक अकाउंट। तो इन तीनों में से किसी भी सिस्टम को आप सेलेक्ट करें। जैसे मैं अपने केस में आईसी नंबर सेलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद जो सेकेंड टैब है, यहां पर मैं अपना आईसी नंबर
कैप्चर कर रहा हूँ और जो एक कैप्चा करके है 0+12, इसको करने के बाद इसको सबमिट करें। तो जो पूरा डिटेल है, जैसे मेरा डिटेल इसमें पूरा पर्स का जो पुराना पीपीओ नंबर मेरा, पर्स वाला नए वाला, ये सारा चीज में एक क्लिक के अंदर आ जाता है। इसके तरीके से अपना पर्स पीपीओ नंबर लेकर फिर पोस्ट ऑफिस के और बीएसके के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। चाहे आपको एसएमएस आपका और पासवर्ड मालूम है या नहीं, उसका इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक बार किसी भी माध्यम से हम जब जमा करते हैं, उसकी विशेषता ये है कि उसको वेबसाइट पर जाकर अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उस जो जीवन प्रमाण वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली उसको पीसीडीए पेंशन स्पर्श हेल्थ की वेबसाइट पर खुद ही अपलोड कर देते हैं और वो पीसीडीए वाले अपने आप उसको डाउनलोड करके उसको ऐड कर देते हैं आपके रिकॉर्ड में। कि जिन लोगों के पास अभी तक पर्स की जो यूजर आईडी और पासवर्ड का मैसेज नहीं आया है, तो वो भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। उसके लिए केवल जो है जो है जो नंबर आ गया लास्ट आइडेंटिफिकेशन डेट आने जा रही है और आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन दिखा रहा होगा। अगर आपका आगे का ड्यू दिखा रहा होगा तो आपको करने की जरूरत नहीं। इसी तरह पिछला आ रहा होगा, जैसे मैं 2000 दिखा रहा था तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ में परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन करना है, नीचे नीला वाला बटन परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो ये देखिए अब खुल गया है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट और आधार, यानी इसमें तो एमएलसी होगा, आधार से डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। आपने पहले आधार को करना था, डीएलसी देना है। आधार को जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कनेक्शन फेल, अब ये दिख रहा नो डिवाइस बाइंडिंग, प्लीज कनेक्ट अ बायोमेट्रिक डिवाइस टू प्रोसीड। साथियों, अगर आपका बायोमेट्रिक डिवाइस इसमें लगाया हुआ है तो प्रोसीड करेगा, अगर नहीं लगाया हुआ है तो नहीं करेगा साथियों, क्योंकि इसमें अंगूठे का थंब देना पड़ता है वहाँ पर। तो वैसे वो 2,500 रुपये का आता है, मुझे नहीं लगता कि सब कोई लगाएगा उसको। साथियों, अगर आपके पास डिवाइस है तो घर पर भी देख सकते हो, सबमिट कर सकते हो लाइफ, नहीं तो आपको कॉमन सर्विस सेंटर साइबर कैफे या सर्विस सेंटर में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अब जब आप वहाँ पर जाओगे तो देखिए वो जीवन प्रमाण का जगह का पोर्टल खोलेंगे, वहाँ पर ऊपर आपका आधार नंबर लिखेंगे, उसके बाद वो मोबाइल नंबर लिखेंगे। जब आपका मोबाइल नंबर लिख देंगे वो, उसके बाद वो जनरेट OTP करेंगे। यहाँ पर जनरेट OTP जैसे करते थे आपके मोबाइल में OTP आएगा, वो यहाँ पर डाल देंगे और इसे ओके कर देंगे। आपकी देखो इस प्रकार की डिटेल वहाँ पर में आ जाती है और आपकी अलर्टनेस शुरू हो जाती है साथियों, क्योंकि आपको पुराना डेटा और आपको बोलना है कि मुझे जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट इस पर्स पर डालना है, तो उनसे चेंज करवानी है उनकी डिटेल जो इसमें लिखनी है। ठीक है साथियों, तो चेंज क्या करवाना है मैं आपको बता दूँ। जो सबसे ऊपर तो सर्विस को दिखाया जाएगा कि फैमिली पेंशन और फैमिली डिपार्टमेंट, नीचे सैंक्शनिंग अथॉरिटी में डिफेंस PCDA इलाहाबाद और डिस्बर्सिंग एजेंसी में स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद और एजेंसी में स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद लिखेंगे। पीपीओ नंबर अपना चेंज करवाएंगे, पुराना रहेगा तो नया वाला डलवा देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, पीजी मैंने जो है एक फोटो खींच के यहाँ पर डाल दी है ताकि आपको साफ साफ दिखे क्या क्या चीज, क्योंकि पुरानी उसमें अपडेट रहेगी। आप इसको थोड़ा सा 5-7 सेकंड तक ज़्यादा समय लूँगा आपका, लेकिन आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ पे दिखा देना कि ये डिटेल यहाँ पर भरनी है। अच्छा, इसको भरने के बाद जो आपने क्या करना कि क्या करके आपने जो कंसेंट आता है उसे ओके करके स्कैन कर देना। फिर आप इस पोर्टल पर लॉग इन करेंगे तो लेफ्ट साइड मैं दोनों वीडियो का एक छोटा सा ब्रीफ दूंगा। जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट है वो दो तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। एक डिजिटली मतलब आप स्पर्श में जाएं और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, अगर आपके पास वो है तो अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं तो ये आपके आधार में जो डेटा सेट है उससे टैली करता है
और एक बार जब टैली हो गया वो अपने आप डीएलसी अपलोड हो जाता है। ये डिजिटली। दूसरा उसने बोला मैनुअल, जो कि जीवन प्रमाण वेबसाइट पे जाके वहां कर सकते हैं और वहां अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो सीधा स्पर्श में चला जाता है। आपको उसके बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका आपस में लिंक है। तो ये दो तरीके जो इन्होंने बताने की कोशिश की। अभी जहां तक माइग्रेशन का सवाल है कि आपका माइग्रेशन हुआ या कि नहीं हुआ, दो तरीके। एक, आप स्पर्श के वेबसाइट पे जाइए, पीपीओ और फॉलोड बाय जो मैंने आपको 01/03 बताया है उसको डालिए और फॉरवर्ड पासवर्ड का फंक्शन यूज कीजिए। उससे आपको, अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, नहीं तो वो साफ बोलेगा कि यू आर नॉट येट रजिस्टर्ड इन स्पर्श। इसका मतलब अगर नहीं है तो वो आपको बता देगा कि आप यहाँ अभी आए नहीं, आपका माइग्रेशन हुआ नहीं। एक वो है। दूसरा, जो इस वीडियो में बताने की कोशिश की गई कि आप इलाहाबाद पेंशन के वेबसाइट में जाइए, वहां पे राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है जहां पे आप अपना पीपीओ नंबर डाल के ये चेक कर सकते हैं कि आपका माइग्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ। अभी बाहर एक स्टॉल लगा है, उसमें स्पर्श का अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पता करना चाहते हैं, आप जाइए और वो आपको सारा कुछ समझाएगा। एक और चीज, कैंटीन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपके कार्ड में, कार्ड एक्सपायर हो गया है, नया कार्ड बनना है, प्लीज आप ECHS सेल में आइए और वो अपडेट करें किसी भी दिन, कभी भी। वैसे यहां भी अगर आप आए हैं तो एक स्टॉल लगा हुआ है ECHS कार्ड के लिए और कैंटीन कार्ड के लिए, वो भी आप अगर आप लाए हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तो वो भी अभी हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों को मैं पहले ब्रीफ कर चुका हूं क्या क्या स्टॉल्स लगे हैं और हम कैसे करेंगे। जब ये फंक्शन अंदर का खत्म हो जाता है, हम लोग सभी बाहर जाके आपको जो भी स्टॉल में ग्रीवेंसेस हैं नोट कराइए, फॉलो। और आपको मैंने एक और चीज रिक्वेस्ट की थी, अपना मोबाइल नंबर प्लीज उस पर मेंशन कीजिए ताकि हम आपको बाद में उसका फीडबैक दे सकें। क्योंकि अगर मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं रहेगा और आपने जो वेटरन सेल में डाला है वो चेंज हो गया है, तो फिर आपको कांटेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी ग्रीवेंसेस का फॉर्म है, कोने में अपना मोबाइल नंबर जरूर रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स। धन्यवाद साहब। Find out some plan which can be discounted so that they can use for their private use. For the internet. आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। आज का जो हमारा एक्स सर्विसमैन रैली का जो आयोजन किया गया था वो स्पेशली क्योंकि पिछले 1.5 साल से हमारा कोविड की वजह से इस तरह से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था। ज़्यादातर कोशिश हमारी टेलीफोन पे थी या इंडिविजुअली बात कर पा रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि आफ्टर कोविड अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है और जो हमारे वेटरन्स हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ें हैं और ये पीरियड निकलना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हर एक के लिए था। तो ये एक फिर से हमने शुरुआत किया कि ये हम सबको मिलें। काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी नई चीज़ें आई हैं हमारी फ़ौज के पेंशन रिलेटेड, उसको हम उनको बता सकें। और दूसरा, जिसकी भी तकलीफ़ें हैं, खासकर जो पुराने वेटरन्स हैं, एज जिनकी 80+, 85, उनको आज की टेक्नोलॉजी से काफ़ी तकलीफ़ होता है। बच्चे साथ बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं रहते, तो वो अकेले पढ़ते हैं। तो एटलीस्ट एक जरिया बना है कि उनके साथ हम जुड़ें। तालुका वाइज हमने अपनी बना रखी हैं टीम्स, सैनिक वेलफेयर बोर्ड के साथ मिलके हम उनके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम दूर कर सकें। साथ ही साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफ़ी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, क्योंकि आप सेटल हो जाते हैं, क्योंकि हम फौजी हैं, इतना आइडिया होता नहीं है सारे रूल्स के। तो स्टेट में जब फाइनली
रिटायर होके सेटल होते हैं तो प्रॉब्लम्स निकलती हैं, लैंड रिलेटेड, डिसिप्लिन रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर, वो सारी चीज़ों के लिए आज हम शुक्रगुजार हैं कि डीसी साउथ से भी मैडम हमारे साथ थी और उन्होंने अश्योर किया है कि जो भी उनसे अपने एरिया का कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसको वो सुनेगी और जहाँ तक हो सका उसका लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचे। सिमिलरली हम डीसी नॉर्थ से हमारी बातचीत रहे और जो भी आज कंप्लेन हम नोट करके उनसे क्लियर करें। तो मुद्दा यही है कि ये कंटिन्यूस अफेयर रहे। ये हमारे वेटरन जिन्होंने 25-30 साल फौज के लिए, हमारे देश के लिए इतना टाइम और पूरी एनर्जी, अपनी लाइफ दे दी है, अब जब उनको अकेले हैं, एज हो गई है, तो हम वो साथ ना छोड़ें और उनको उसी तरह का आदर सम्मान के साथ उनकी रिस्पेक्ट और उनको सारी फैसिलिटी जो दी जा सकती हैं वो हम दें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। आपने बताना पड़ेगा ना कि ये पासपोर्ट फिर हमने किया है, मैं करता हूँ या तो अभी अगर आपके पास सब कुछ है तो मेरे को एक एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन लिख के भी दे दें जिससे मैं दे दूँगा। दो दिन जो है ना, मंडे और चला भी चलेगा तो टैक्स लागू होगा बन के आ जाए हम फोटो भी मत कोई रिकॉर्ड जो